ठीक 1 बजे थे। पिज्जा शॉप में जली हुई चीज की महक थी और मैं बस अपना हेलमेट उठाकर घर निकलने की तैयारी में था। दिन लंबा और थका देने वाला था और मैं बस अपने बिस्तर के बारे में सोच रहा था। मैं क्लॉक आउट करने ही वाला था, तभी उस खामोशी को चीरते हुए शॉप का फोन एक तेज कर्कश रिंग के साथ बजा। उस वक्त वो आवाज किसी अलार्म की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह लगी। कॉल करने का यह बहुत ही अजीब समय था। हम रात के 12 बजे के बाद ऑर्डर लेना बंद कर देते थे। मैंने फोन उठाया, ठोडा चिढ़कर, सॉरी, हम बंद कर चुके हैं, कहने ही वाला था कि दूसरी तरफ से एक आवाज आई। वो आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, खुरदरी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दूर से या बहुत तकलीफ में बोल रहा हो। लाइन पर अजीब सी खामोशी और सरसराहट थी। आवाज ने कहा 4। मैंने कहा हेलो, कौन? आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और साफ, लेकिन उतनी ही डरावनी। 4 पिज्जा भेजो। मेरे अंदर की हर एक समझदार आवाज चिल्ला रही थी कि मना कर दो, यह सही नहीं है, मुझे मना कर देना चाहिए था। लेकिन 4 पिज्जा, यह एक बड़ा ऑर्डर था। एक अच्छी टिप का मतलब था कि इस महीने की मुश्किल थोड़ी आसान हो जाएगी। मेरा किराया मेरे सिर पर तलवार की तरह लटक रहा था और कभी कभी डर से ज्यादा मजबूत आपकी जरूरतें होती हैं। मैंने कांपते हाथों से एड्रेस लिखा और पिज्जा को बैग में डालकर निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ा, शहर की जानी पहचानी लाइट्स फीकी पड़ गईं। सड्डी देचकें संकरी और खाली होती जा रही थीं। जल्द ही पक्की सड्डी खत्म हो गई और मेरी बाइक के पहियों के नीचे कच्ची उबड़ खाबद्दा जमीन आ गई। दोनों तरफ के पेड़ द पास आते गए। उनकी शाखाएं सड़क के ऊपर एक अंधेरी छत बना रही थीं। यहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस मेरी हेडलाइट का एक छोटा सा गोला था जो उस घने अंधेरे को काटने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, एक अजीब सी ठंडक जो सिर्फ मौसम की नहीं थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जैसे पैधों के पीछे से कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। करीब 20 मिनट की उस डरावनी राइड के बाद मैं उस पते पर पहुंचा। मेरी हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उसकी दीवारें उखड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने उन पर पंजे मारे हों। गेट आधा टूटा हुआ था और एक तरफ झुका हुआ था। घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। खिड़कियां काली और खाली थीं, जैसे किसी अंधे जानवर की आंखें हों। कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, बस हवा की सरसराहट और मेरे दिल की धड़कन। मैंने बाइक बंद कर दी और खामोशी और भी गहरी हो गई। मैंने मैनेजर को फोन किया, सोचा शायद यह कोई प्रैंक है और मैं वापस चला जाऊं। कोई जवाब नहीं, शायद वो सो चुका था। अब मैं यहां अकेला था। अगर मैं पिज्जा लेकर वापस भाग गया तो मुझे डांट पड़ेगी और शायद पिज्जा के पैसे भी मेरी सैलरी से कट जाएंगे। मैं जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि तभी अंदर ऊपर की एक खिड़की में एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाती है। एक पल के लिए जली और फिर बुझ गई। ठीक है, कोई तो घर पर है। शायद वो लोग बिजली बचा रहे थे। मैंने खुद को तसल्ली दी। मैंने गेट को धीरे से धकेला और चरमराती हुई आवाज के साथ वो खुल गया। मैंने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। डिलीवरी! मेरी आवाज मेरे गले में ही फंस गई। कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं। मैंने फिर से घंटी दबाई, इस बार ज्यादा जोर से। अंदर से बहुत धीमी घिसटती हुई कदमों की आवाज आई, लेकिन दरवाजा बंद रहा। वो कदम दरवाजे के ठीक पीछे आकर रुक गए। अब बहुत हो चुका था। मैं जाने के लिए मुड़ा और तभी मेरे पीछे दरवाजा अपने आप एक लंबी दर्द भरी चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर हॉल में मुश्किल से रोशनी थी। हवा में सीलन और बंद जगह की एक अजीब गंध थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे सालों से इस जगह को किसी ने छुआ ही नहीं था। तभी एक काली बिल्ली मेरे पैरों के पास से बिजली की तरह गुजरी और एक साइड के कमरे में अंधेरे में गायब हो गई। और धड़ाम,
उसी कमरे की लाइट जल उठी और एक पुराने टीवी पर बच्चों के हंसने की तेज अजीब सी आवाज गूंजने लगी। अब मुझे गुस्सा आया। यह कोई मजाक था और यह बिल्कुल भी फनी नहीं था। आधी रात के 1 बजे कौन ऐसे बचकाने गेम खेलता है? हेलो, आपका पिज्जा, मैंने गुस्से में कहा। मैं अंदर गया और वहां टीवी की नीली रोशनी में 2 छोटी लड़कियां फर्श पर बैठी थीं और वे दोनों बस मुझे घूर रही थीं। उन्होंने एक बार भी पलक नहीं झपकी। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, बस एक खालीपन। मैं इतनी देर से बाहर इंतजार कर रहा था और ये यहां चुपचाप बैठी थीं। तुम्हारे पेरेंट्स कहां हैं? मैंने पूछा। कौन पैसे दे रहा है? खामोशी। वो बस मुझे देखती रहीं। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें धुंधली होने लगीं, पूरी तरह सफेद, दूधिया, बिल्कुल अजीब और बेजान। और फिर वो खामोशी एक अजीब बेसुरी हंसी में बदल गई। वो हंसी टीवी से नहीं आ रही थी, वो कमरे में ही गूंज रही थी। एक साथ, बिल्कुल एक ही समय पर उन्होंने अपनी उंगली उठाई और मेरे पीछे हॉल के दरवाजे की ओर इशारा किया। मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया। मैं झटके से मुड़ा और पिज्जा के डिब्बे मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गए। वह वहां खड़ी थी, एक औरत। उसका चेहरा धंसा हुआ और काला था, आंखें 2 खाली गड्ढों की तरह थीं और उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे। कमरे का तापमान अचानक पत्थर की तरह गिर गया। मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। मैं भागा। मैं चीखना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मुझे बस अपनी बाइक तक पहुंचना था। चाबियां, मेरी उंगलियां कांप रही थीं। कुछ नहीं। स्टार्ट हो जा प्लीज। ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेरे पीछे घर से फिर से कदमों की आवाज आई, धीमी, घिसटती हुई। मैंने शीशे में देखा, वह वहां थी, घर के दरवाजे पर खड़ी थी, और वो लड्डी ढाकियां भी उसके दोनों तरफ खदीदी थीं। वे तीनों धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थीं। मैंने बाइक छोड़ दी और सड़क के किनारे लगे पेड़ों के अंधेरे में भागा। मेरे फेफड़े जल रहे थे और एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप गया। अपनी सांस रोककर प्रार्थना कर रहा था। तभी दूर से एक आवाज आई, सायरन। पहले बहुत धीमे, फिर धीरे धीरे करीब आती हुई। मैं भागकर वापस सड़क पर आया। मेरी बाइक के पास पुलिस की एक गाड़ी खड़ी थी और 2 पुलिस वाले टॉर्च से इधर उधर देख रहे थे। मैं रो रहा था, बड़बड़ा रहा था, उन्हें उस घर की ओर खींच रहा था। अंदर, अंदर वो लोग हैं। उन्होंने घर की तलाशी ली। अंदर धूल और जालों के सिवा कुछ नहीं था। बस वो काली बिल्ली फर्श के बीचों बीच बैठी उन्हें देख रही थी। सुबह जब सूरज निकला, तब असली सच्चाई सामने आई। पुलिस ने बताया कि वह घर पिछले 3 साल से सील था। वहां एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कातिल कभी नहीं मिला। केस अनसुलझा ही बंद हो गया। और तभी मुझे एहसास हुआ, वो खुरदरी फुसफुसाहट, वो खाली आंखें, वो ठंड। मैंने किसे डिलीवरी दी थी। वे जिंदा नहीं थी। वे उस घर में फंसी हुई आत्माएं थीं। मैंने उस दिन के बाद फिर कभी रात की शिफ्ट में काम नहीं किया, लेकिन आज भी कभी कभी जब आधी रात के बाद मेरा फोन बजता है तो मेरा दिल बैठ जाता है और मुझे अभी भी वह खुरदरी टूटी हुई फुसफुसाहट सुनाई देती है। 4 पिज्जा।